नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। मैं अनिल दत्त शर्मा आपका स्वागत करता हूं महिलाओं के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। श्रोताओं, तन मन को स्वस्थ रखने के यूं तो हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन योग का रास्ता अपने आप में एक अनूठा रास्ता है। आज की दौड़भाग भरी जिंदगी में योग का योगदान और भी बढ़ जाता है। वैसे तो योग हर उम्र में करना चाहिए। हर महिला और पुरुष को अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर योगा ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका तन और मन स्वस्थ रहता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम योगा और इसका महिलाओं के जीवन में महत्व क्या है उस विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सत्य प्रकाश पटेल जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर में, डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ में। पटेल जी, स्वागत है आपका ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर में। जी, धन्यवाद अनिल जी। आपसे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ योगा के संदर्भ में। आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए योगा का क्या महत्व है। तो मेरा सबसे पहले जो ब्रॉड सवाल आपसे ये है कि योगा एक्चुअल में है क्या? योगा ये कि जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन में योग को अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हैं। जो कि यम है वो हमारा सोशल डिसिप्लिन है, नियम है वो सेल्फ डिसिप्लिन है, आसना है वो हमारे बॉडी पोस्चर से रिलेटेड है, धारणा, ध्यान, समाधि ये हमारे अंतरंग योगा के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एंड उसके बाद के प्रोसेस हैं। तो जो मेन प्रोसेस है वो हमारा आसना, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन है। योगा का एक विस्तृत रूप है, लेकिन जो आपने बताया वो हम फॉलो करते हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे योगा का एक काफी लंबा चौड़ा इतिहास है और काफी एक लंबा चौड़ा उसका होराइजन है। अच्छा, महिलाओं के लिए योग क्यों जरूरी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं और पुरुषों के जो शारीरिक संरचना में अंतर होने के साथ साथ उनकी क्रियात्मक भिन्नताएं भी भिन्न भिन्न हैं, जिस कारण उनके लिए उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुकूल अलग अलग तरह के पोस्चर्स जरूरी हैं। जैसे कि हमारा महिलाओं में देखा गया है कि माहवारी का या प्रेगनेंसी जैसे हम बाद में आएंगे। अभी आप सिर्फ ये बताइए कि योगा महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है? हाँ, महिलाओं के लिए इसलिए भी जरूरी है कि हमारे शरीर में 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं। एक कार्डियक मांसपेशी, दूसरी इनवॉलेंट्री मांसपेशी और तीसरी वॉलेंट्री मांसपेशी। जो कि महिलाओं में बेसिकली जो इनवॉलेंट्री मांसपेशियां होती हैं उनकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अदर मेल्स में भी ऐसा है कि इम्पोर्टेंस तो उनके लिए भी सेम है, बट महिलाओं में इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंक्रीज़ करता है या स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने आने वाले समय में अच्छे से बच्चे को जन्म दे सकें, बर्थ दे सकें और लाइफ टाइम तक स्वस्थ रह सकें। आसन की बात करते हैं, क्या महिलाओं के लिए कोई अलग से आसन है? पुरुष जो आसन करते हैं या वैसे ही हैं, या फिर इसमें कोई डिफरेंशिएशन है कि महिलाओं के लिए खास तरह के जो आसन है योगा में, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सेम आसन है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और ड्यूरिंग फीमेल किस एज ग्रुप में है, एज ग्रुप या उनका मतलब मेंटल स्टेटस उस समय कैसा है या फिजियोलॉजिकल स्टेटस उस समय कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो बहुत ओबीज हैं या मैंने जैसे बताया कि प्रेगनेंसी के पीरियड में या अदर पीरियड में, तो उस टाइम के हिसाब से डिफरेंट पोस्चर्स। अभी आपने बताया कि माहवारी के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें क्या योगा महिलाओं को करना चाहिए या कि उसके लिए कोई अलग से कोई आसन है? जी बिल्कुल, उसको करना चाहिए, क्योंकि होता है सिर्फ हम अवॉइड करते हैं तो जो जंपिंग एक्सरसाइज होते हैं वो महिलाओं को उस ड्यूरेशन में, सिटिंग वाली जो है वो कर सकते हैं। सिटिंग वाली हैं, सिटिंग में जैसे हमारा अर्धमत्स्येंद्र आसन हो गया और उसके बाद तितली आसन हो गया या सुप्त तितली आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, ये सब महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी और बेनिफिशियल है। मतलब माहवारी के दौरान भी महिलाएं जो है वो योगासन कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं होगी। जी बिल्कुल। अब हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज ही नहीं करनी चाहिए। तो क्या योगा करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को? पीरियड पे डिपेंड करता है। अगर स्टार्टिंग स्टेज है उस समय क्या योगा करना चाहिए, बीच की है, फिर एंड की स्टेज है वो डिलीवरी देने वाली होती है, तो क्या इस तीनों स्टेजेस में योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। जो हमारा प्रेगनेंसी के दौरान है तो वो डिफरेंट स्टेज होता है, जैसे कि फर्स्ट
3 महीने के दौरान दूसरे पोस्चर्स होंगे, आफ्टर अलग-अलग postures जी होते हैं, आफ्टर 3 अलग-अलग मंथ्स बाद stages के लिए। दूसरे होंगे, फिर लास्ट जो मंथ्स होंगे उसके लिए दूसरे पोस्चर्स होंगे। इनिशियल फेज तो में इंटेंसिटी क्या जी। वेरी करेगी कि इंटेंसिटी सेम रहेगी लेकिन पोस्चर्स अलग पोस्चर डिफरेंट होंगे, पोस्चर डिफरेंट हो जाएंगे? क्योंकि इनिशियल फेज में आप है कि थोड़ा सा बेंडिंग फॉरवर्ड विद इन 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में आप थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट या इंटेंसिटी वाले आसनास कर सकते हैं। बट हमें ये तो मालूम होता है कि हमें कौन से आसन करने हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उस दौरान कौन से नहीं करने कौन हैं। सा नहीं? हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा कि आपको इम्पोर्टेंस कौन है सा आसन करना है उस समय। कि कौन सा आसन आपको नहीं करने हैं। तो जैसे जब आपको पेट के बल नहीं लेटना है, ये किसी भी पोस्चर्स में आपको पेट हाँ, के बल वो हानिकारक हो सकता है पेट बच्चे के के बल लिए। नहीं लेटना है, या आपको बहुत ज़्यादा अपने स्टमक पे लोड नहीं डालना हाँ लोड नहीं देना है। उसके बाद ये होता, और जो आप कर सकते हैं वो बटरफ्लाई पोस्चर्स हैं, तितली आसन, जिससे कि आपका पेल्विक रीजन जो है वो स्ट्रांग होगा। जानुशिरासन है, उसके दौरान आपका लोअर बैक है जो वो स्ट्रांग होगा। ब्रिज पोज है, आपका स्पाइनल जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगा। इसके अलावा आप कुछ आसनास हैं, स्टैंडिंग ट्रायंगल पोज हैं या ट्विस्टिंग साइड पोज हैं, जो कि आपके ब्रीदिंग को इम्प्रूव करेंगे, ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। चलिए, आपने मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ बताई कि महिलाओं को ज़्यादा ध्यान ये देना है कि कौन सी आप एक्सरसाइज ना करें योगा की प्रेगनेंसी के दौरान। पटेल जी, एक सवाल मेरा ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला गर्भवती होती है तो काफ़ी महिलाओं को उस समय बैक पेन की शिकायत रहती है। तो क्या योगा में कोई ऐसे आसन है कि उस पेन को रिड्यूस किया जा सके या उस पेन को कम किया जा सके? जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हमारी एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हमारा पेट जो है, महिलाओं का पेट, वो आगे साइड इंक्रीज करता है। इस वजह से उनके लोअर बैक पे ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो हमें उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ आसनास हैं, जैसे तड़ासन हो गया, ट्री पोज हो गया, या कोबरा पोज हो गया, या शशांक आसन हो गए। तो ये सारे पोस्चर्स हम उस ड्यूरेशन में कर सकते हैं, जो कि इजी हैं, इजी से कर सकते हैं, और उनका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बच्चों के इफेक्ट भी नहीं होगा, कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो इस वजह से और भी कुछ पोस्चर्स हैं कि आप अच्छे से त्रिकोण आसन हो गया, तो आप इससे आपका ब्रीदिंग जो है वो भी इम्प्रूव कर गया। और बैक में भी जो हमारे बैक में 6 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, देन लेटरल बेंडिंग लेफ्ट एंड लेटरल बेंडिंग राइट, एंड ट्विस्टिंग, लेफ्ट राइट ट्विस्टिंग। इस तरीके के 6 टाइप के मोशंस हमारे बैक या स्पाइंस में होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बहुत इजी भी होता है महिलाओं के लिए, अगर वो ये 6 मूवमेंट, जो 6 मूवमेंट्स हैं, उसको कंटिन्यू नियर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, इतना भी अगर उसका टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो उनको बैक पेन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी चलिए, अच्छा, एक और समस्या जो महिलाओं में, लड़कियों में देखने को मिलती है, जब लड़की प्यूबर्टी की एज क्रॉस करती है या उस एज में जब दाखिल होती है, उसको जब माहवारी शुरू होती है, तो देखने में आया कि कंधे झुक जाते हैं और बॉडी पोस्चर काफ़ी चेंज होता है, मतलब फिजिकली काफ़ी चेंज होती है लड़कियाँ। उसको मेंटेन करने के लिए कोई योगासन है उस जी हाँ लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल। ये देखा जाता है कि प्यूबर्टी एज जब वो क्रॉस करते हैं, टीनेज में, उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं बहुत सारे। उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा उनका शोल्डर जो है वो टिल्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके लिए वो कोबरा पोज जैसे होता है कि स्नेक पोज भी हम बोलते हैं, उसको कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिज पोस्चर है, जो कि उनके स्पाइन को स्ट्रेंथ करता है और शोल्डर को भी स्ट्रेंथ करता है। उष्ट्रासन है, जिसे कैमल पोज भी बोलते हैं, जो कि हमारे हंच बैक के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। दूसरा हम व्हील पोज या धनुरासन है, इसको परफॉर्म करके थोरैक्सिक रीजन, जो कि शोल्डर बैक से रिलेटेड है, उसके लिए बेनिफिट होगा। यानी योग में सबके लिए कुछ ना कुछ जी बिल्कुल ज़रूर है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इससे अछूता हो। जी। अच्छा सत्यप्रकाश जी, जब डिलीवरी हो जाती है महिलाओं की, उसके बाद कितने वक्त बाद योगा करना चाहिए? हाँ, महिलाओं की जब डिलीवरी हो जाती है तो उनको कम से कम 1 महीने कंप्लीट रेस्ट, 1 महीने तक कोई भी आसन या प्राणायाम ये नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह अगर है तो वो स्ट्रेचिंग कर लें, जैसे कि हमारा तड़ासन हो गया, या आप
धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। जी आप प्राणायाम कर लीजिए उस ड्यूरेशन में, बट उसमें आप कोई भी हार्ड आसन जो है वो ना करें। सिंपल सा आप सुखासन कर सकते हैं, और इसी तरीके क्योंकि से उस समय महिलाओं में वेट काफी बढ़ जाता है, वेट काफ़ी तो उस वेट को ना बढ़े, वो वेट ना बढ़े, उसको रिड्यूस करने के लिए कोई एक्सरसाइज है या उसको स्टॉप करने के लिए कोई एक्सरसाइज है? जी हाँ, आसनास तो बहुत सारे हैं, उसके बाद वो कर सकते हैं 15 to 1 मंथ के बाद। लेकिन उस ड्यूरेशन में क्योंकि उनका बॉडी जो फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, हार्मोन्स भी चेंज जी होते हैं, हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में वो चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें उसके लिए, मैंने जैसे पहले ही आपसे बोला था कि रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, कि अगर आप एक्सरसाइज में आपके मसल्स कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं तो उसको आप रिलैक्स करने के लिए टाइम देते हैं। तो इस वजह से उनको ज़रूरत है कि 15 से 20 दिन के बाद से कोई भी योगासन है वो स्टार्ट चाहे करें। डिलीवरी सिजेरियन से हुई हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब हम खान पान की बात करते हैं। क्या प्रेग्नेंट महिला को या फिर आम जो महिलाएं हैं जब वो योगासन को अपनाती हैं तो खान पान क्या जो चला आ रहा है वो है कि कुछ स्पेशल चीज़ें योगा के दौरान खानी चाहिए? नहीं, जब आप प्रेगनेंसी के दौरान हैं या योग कर रहे हैं उस दौरान थोड़ा सा सादा खाना खाने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी फूड नॉनवेज अवॉइड जी नॉनवेज अवॉइड करिए। बाकी आप प्रोटीन रिच डाइट या कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाइए, और उसके बाद थोड़ा सा फल या फ्रूट्स वगैरह लेने से उससे आपका डाइट पे जी तो उस वजह से आपको मिनरल्स और विटामिन्स प्रॉपर मात्रा में मिलते हैं। अच्छा, आसन की अगर हम बात करते हैं तो कोई आसन अलग से हैं कि स्पेशलाइज सिर्फ लेडीज़ के लिए हैं, या फिर एज ग्रुप का भी, अगर ये बच्चों के लिए है, छोटी लड़कियों के लिए है, या उम्रदराज महिलाओं के लिए है, तो आसन है कि पर्टिकुलर आसन एक जनरल आसन है सबके लिए? कुछ पोस्चर्स हैं अलग अलग, कुछ डिफरेंट पोस्चर्स हैं कि जो ये स्पेशली महिलाओं के लिए हैं। कुछ जैसे कि पद्म मयूरी आसन है, वो स्पेशल महिलाओं के लिए। हाँ, उसको स्पेशली उसका क्या फायदा है महिलाओं के लिए? पुरुष क्यों नहीं कर सकते हैं उसको? नहीं, पुरुष करने को तो पुरुष तो कंप्लीट सब कुछ कर सकते हैं, बट एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हमारी जो महिलाएं हैं उनका शोल्डर उतना स्ट्रेंथन नहीं होता है पुरुषों के अपेक्षा। उनमें जो कोर मसल्स होती हैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जो पुरुषों के उसमें होता है, और उनका जो बॉडी पोस्चर्स है वो मेल और फीमेल में बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से हम उनको प्रिफर करते हैं कि जैसे पद्म मयूरी आसन। बुजुर्ग महिलाओं में योगा क्या महत्व रखता है? बुजुर्ग महिला हड्डियां भी तब तक कमजोर हो जाती हैं, एज भी हो जाती है, उनको कौन सा योगा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बुजुर्ग महिलाओं के लिए मैं बोलूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल आसनास करने चाहिए। जैसे हमारा पश्चिमोत्तानासन हो गया, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन जिसको हम बोलते हैं, ट्विस्टिंग आसनास हो गए, इस तरीके के। इनको कल्चरेटिव आसनास होते हैं उसे नहीं करना चाहिए, जो बहुत डिफ़िकल्ट आसना है, जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, जिसको जैसे कि आप धनुरासन कह सकते हैं या व्हील पोज भी हम कहते हैं। तो उनके स्पाइन्स में क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी इस एज तक नहीं होता है, तो इसलिए हम इनको सिंपल पोस्चर्स के लिए बोलेंगे। और मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा कि ये प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से भी हमें सेम बेनिफिट होता है। जैसे एज जब आपका बढ़ता है तो आपके बॉडी को टेम्परेचर देने के लिए या ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम के लिए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो हम उसके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आपको सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए, उससे आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, तो ये आपके ब्लड प्रेशर में भी बेनिफिशियल होगा। अच्छा, महिलाओं में जो काफ़ी रोग भी देखने को मिलते हैं जो स्पेशलाइज्ड महिलाओं के लिए हैं में ही होते हैं, तो योगा किस तरह से सहायक है उन रोगों से लड़ने के लिए महिलाओं में? जी, जैसे कि आप देखेंगे कि ओबिसिटी है, ये महिलाओं में जल्दी आती है क्योंकि इनका जो नेचर है बॉडी का, गठियाबाई की समस्या है, ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को आती है। गठिया या अर्थराइटिस भी हम जिसे कहते हैं, तो ओबीज होने से आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस वजह से महिलाओं को जनरली योगा पोस्चर्स जो भी हैं वो योगा पोस्चर्स करते रहने चाहिए, ताकि उससे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर भी जो फैट कलेक्ट हो रहा है वो ना कलेक्ट हो। तो इस तरीके से। और जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, गठिया का प्रॉब्लम आपने बताया, तो गठिया भी महिलाओं में जो बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती हैं जी, तो जो ये गठिया है ये भी ज़्यादातर तो फोकस करता है ओवरवेट से। ये गठिया भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा
ऑर्थोरोसिस और दूसरा होता है जो हमारा वो रिमोटॉइड। जी, तो ये 2 प्रकार के गठिया होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला जो गठिया है ऑस्टियोथोरेसिस जो है, इसमें हमारे लिगामेंट्स या टिश्यूज़ जो हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हमारे जॉइंट्स के, वो वीक हो जाते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। और जो दूसरा गठिया है, इसके रीजंस अभी बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, बट ये उम्र के साथ इसमें भी आने लगता है। और मैक्सिमम जो गठिया का प्रॉब्लम होता है वो 65 प्लस के ऊपर होता है। लेकिन आजकल ऐसे केसेस हैं कि 40s में भी देख रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, काफ़ी जानकार है, उनको 45 में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जा रही है, गठिया हो जा रहा है। जी, हो रहा है। तो ये खान पान का असर है। जी बिल्कुल। और कोई महिलाओं के लिए संदेश आप देना चाहेंगे योगा के संदर्भ में? जी बिल्कुल देना चाहूँगा मैं कि जो भी अगर हो सकता है तो वो फास्ट फूड से बचें, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर फास्ट फूड पसंद आते हैं। उससे बचें, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है। वो दिखता बेशक नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और दूसरी चीज़ ये है कि कंटिन्यू योग करते रहे। एक बोलना चाहूँगा मैं कि एक्सरसाइज, डाइट एंड रिलैक्सेशन, आफ्टर दैट रिपीटेशन, आप इसको अगर करते रहेंगे तो होल लाइफ आप हेल्थी। कभी कभी मैंने ऐसा भी सुना है कि महिलाओं को कि योग कर रहे हैं 1 महीने से, लेकिन इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्या टाइम इफेक्ट में होने में टाइम लगता है, या फिर एक्सरसाइज करने के स्टाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है? दोनों चीज़ आपने जो बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो इफ़ेक्ट है, कुछ लोग हैं कि तुरंत उन्होंने एक्सरसाइज किया और तुरंत इफ़ेक्ट देखना शुरू करते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा फिजिकल एडॉप्टेशन है वो नियर अबाउट 5 to 10 डेज लेता है। साइकोलॉजिकल एडॉप्टेशन है वो 21 to 25 डेज लेता है, एंड फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन है वो 45 to 60 डेज लेता है। तो अगर 45 से 60 दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको असर दिखना है तो आप 45 डेज 2 महीने का जी रेगुलर करें, बीच में ब्रेक ना दें। हाँ बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि नहीं, इसका इफेक्ट नहीं शो करता है, तो आपको ज़रूर शो करेगा। और दूसरा चीज़ है कि आपने एक बहुत पुराना सुना होगा कि करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, करेक्ट डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। तो अगर आप करेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप परफेक्ट होंगे, रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो परफेक्ट नहीं होंगे। तो इस वजह से आप आज जो पोस्चर्स या पोजीशन मैंने बताया कि अभी आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, और आप उसमें सूर्यभेदी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है निगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। यानी कि नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। तो आप इसको आप प्रॉपर गाइडेंस में करें, प्रॉपर टीचर के देख रेख में करें। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए। दोस्तों, आज आपने जाना महिलाओं के जीवन में योग के महत्व के बारे में, उसके गुणों के बारे में। अगले अंक में ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया।
नमस्कार। आज के स्वास्थ्य वार्ता में हम बात करेंगे आम यानी मैंगो से विभिन्न रोगों का कैसे उपचार करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्थेटिक फलों के महाराज यानी आम के बारे में। आइए जानते हैं कि इस फल का फूड वैल्यू यानी खाद्य मूल्य के बारे में। हरे या कच्चे आमों में काफी मात्रा में स्टार्च होता है। जैसे कि फल पकने लगता है, हरे या कच्चे आमों में काफी मात्रा में स्टार्च होता है। जैसे ही फल पकने लगता है, ये स्टार्च ग्लूकोज, सुक्रोज और मैल्टोज में बदल जाता है। कच्चे आम में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है और साथ ही विटामिन B1 और B2 भी होती है। साइट्रिक एसिड के साथ साथ टार्टारिक एसिड और मॉलिक एसिड भी इस फल में होता है। नेचुरल बेनिफिट्स यानी प्राकृतिक फायदे। यह फल चाहे कच्चा हो या पका हुआ, इसमें औषधीय तत्व होते हैं। कच्चे आम में एसिडिक और छिलके में एस्ट्रिंजेंट और स्टिमुलेंट टॉनिक होती है। पके हुए आम के फल हार्ट मसल को टोन्स करती है, हमारे कम्प्लेक्शन और एप्टाइट को ठीक रखता है। यह फल लीवर डिसऑर्डर, वजन कम करने में और अन्य शारीरिक तकलीफों में काफ़ी फायदा पहुंचाती है। और आइए अब जानते हैं कच्चा आम का फल किन किन रोगों में उपयोगी होता है। हीट स्ट्रोक। कच्चे आम को अंगीठी में पकाकर फिर इस आम को चीनी और पानी में मिलाकर लेने से गर्मी में राहत मिलती है। इस फल को नमक के साथ खाने से बार बार प्यास नहीं लगती और गर्मियों में पसीना निकलने से सोडियम क्लोराइड और आयरन की जो कमी होती है उससे बचाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। जिस आम के फल का बीज पूरी तरह से बड़ा न हुआ हो, वैसे आम 1 या 2 नमक और शहद के साथ लेने से डायरिया, डिसेंट्री, पाइल्स, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसे रोगों के इलाज में फ़ायदा पहुंचाता है। और आइए अब जानते हैं पका हुआ आम का फल किन रोगों के उपचार में फ़ायदा पहुंचाता है। आई डिसऑर्डर्स। जिन व्यक्तियों को कम रोशनी में देखने में असुविधा होती है, उन्हें यह फल खाना चाहिए। इन्फेक्शन यानी संक्रमण। एपिथेलियम टिश्यू कमज़ोर होने से जीवाणु हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश करती है। अगर हम पका हुआ आम खाएं तो यह एपिथेलियम टिश्यू को बनाने में मदद करती है और मजबूत बनाती है। डायबिटीज़ यानी मधुमेह। आम के कोमल या नए पत्ते मधुमेह के शुरुआती दिनों के उपचार में काफ़ी उपयोगी होता है। कोमल पत्तियों को साफ करके रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह जिसका मिश्रण यानी जूस बनाकर छान लें। इसे हर सुबह लेने से काफ़ी फायदा पहुंचता है। या पत्तियों को छाये में सुखाकर फिर इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को हर दिन सुबह और शाम को आधा चम्मच लें। प्रिकॉशंस यानी सावधानी। कच्चा आम ज्यादा मात्रा में खाने से थ्रोट इरिटेशन, इंडाइजेशन, डिसेंट्री और एब्डोमिनल कॉलिक हो सकता है। एक दिन में 1 या 2 कच्चा आम ही खाना चाहिए। उसके बाद पानी तुरंत न पिए। Anne sogo, Oi sogo, nur sogo, oi sogo, Anne sogo, oi sogo, Igo bango sogo, oi sogo, Unu gayikume, oi sogo, Gulumba dagla, oi sogo, Tamingunu yikume, oi sogo, Gulumba dagla, oi sogo, Nyigamunu yikume, oi sogo, Gulumba dagla, oi sogo, Anne sogo, oi sogo, Igo sogo, oi sogo, Bango sogo, oi sogo, Sibongo nyigamgo, oi sogo, nyigamgo komjingo, oi sogo, ponu ne nyijigbe, oi sogo, jigrabe tamanyo, oi sogo, ponu ne nyikogo, oi sogo, kograbe tamanyo, oi sogo, ge anne sogo, oi sogo, ge anne sogo, oi sogo, ge igo sogo, oi sogo, ge bango sogo, oi sogo, nyiganga yikume, oi sogo, gulum ko sogo, oi sogo, ge neliruga yikume, oi sogo, ge gulum ko sogo, oi sogo, ge anne sogo, oi sogo, anne sogo,
oi sogo ge ponu ne nyirjuba oi sogo ge nyilig badang nala oi sogo ge bari ne somanba oi sogo ge solig badang naka oi sogo ge ponu nam nyijigo oi sogo ge jigra batamanyo oi sogo ge ponu nam nyikogo oi sogo kogra batamanyo oi sogo ge yalugo den tunugo oi sogo ge tura kamabeka oi sogo ge yalago hennego oi sogo ge henda kamabeka oi sogo ge silola dadala oi sogo ge silola pokole oi sogo ge ngunu ge ikume oi sogo ge gulum kosogole oi sogo ge nyisi ge ikume oi sogo ge gulum kosogole oi sogo ge nyipagru ge ikume oi sogo ge gulum kosogole oi sogo ge gari ge dungnaga oi sogo ge dukum kosogole oi sogo ge motoru ge dungnaga oi sogo ge dukum kosogole oi sogo ge anne sogo oi sogo ge anne sogo oi sogo ge igo sogo oi sogo ge bango sogo oi sogo ngunu ge ikume oi sogo gulum ladokula oi sogo dada ngunu ikume oi sogo yulum ladokula oi sogo ge anne sogo oi sogo ponu ne airbe oi sogo moirebe bamlaju oi sogo ge bari ne ajarbe oi sogo ge mojarbe bamlaju oi sogo ge anne sogo oi sogo ge